तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है प्रत्यक्षवाद क्या है, दूसरा समझना है उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है। ठीक है, शोध के उपागम तो हमें लास्ट में पढ़ना है। तो प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताऊँगा। आपको उस एग्जाम्पल के तहत इस प्रत्यक्षवाद को और उत्तर प्रत्यक्षवाद को समझना है। जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे आगे हम, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि जो अनुसंधान करता है वो हम हैं, ठीक है, या आप हो सकते हैं, रिसर्चर जो होंगे। तो हमें एक समस्या दी गई है, वो समस्या है कि आपको शहरी क्षेत्र में जाकर के बेरोजगारी के ऊपर रिसर्च करना है, देखना है कि बेरोजगारी का कारण क्या है। तो अब देखिएगा प्रत्यक्षवाद में क्या होगा और उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या होगा। तो पहला हम देखेंगे प्रत्यक्षवाद। जो डाटा हमारे पास रहेगा हम उसी पर विश्वास करेंगे। प्रत्यक्षवाद क्या बोलता है, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जो रिसर्च करने के बाद आया है उस पर विश्वास करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। ठीक है, सही है गलत है उससे मतलब ही नहीं है, जो डाटा सामने आया है उस पर विश्वास करना है, ये प्रत्यक्षवाद बोलता है। तो इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि मान लीजिए बोला गया है, डाटा में निकल के आया है कि जो 100 लोग थे एक गांव में, ठीक है, सॉरी शहरी क्षेत्र का लिया हमने, तो हमने देखा कि जो शहरी क्षेत्र में 100 लोग थे उनमें से 80 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये डेटा में निकल के आया है, वो कुछ काम नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। तो इसी डेटा के तहत हमने ये साबित कर दिया कि वो क्या है, बेरोजगार हैं। अब इसी की जगह पर उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहेगा, उत्तर प्रत्यक्षवाद ये कहेगा कि हमें केवल डेटा पर निर्भर नहीं रहना है, तथ्य पर निर्भर नहीं रहना है, अपने अनुभव को भी शामिल करना है, और जो विचार हमें मिलेंगे उन व्यक्तियों से, जो व्यक्ति वहाँ पर थे, जो 80 लोग बेरोजगार थे, उनसे बातचीत करने के बाद, ठीक है, उनकी विचारधारा को सुनने के बाद हम उसको भी अपने शोध में शामिल करेंगे। तो कैसे हो सकता है ये, मान लीजिए वो 80 लोग थे, वो ये बोल रहे थे कि हम कोई परमानेंट जॉब नहीं करते हैं, हम टेम्परेरी जॉब करते हैं, 4 दिन करते हैं फिर 2 दिन रेस्ट करते हैं, फिर 4 दिन करते हैं फिर 2 दिन रेस्ट करते हैं। तो ऐसा करके वो लोग क्या करेंगे, अपने अनुभव बताएंगे। तो इससे तो ये लग रहा है कि ये लोग काम करते हैं, बीच बीच में रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन परमानेंट जॉब में नहीं है। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में उनके विचार और अनुभव भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, प्रत्यक्षवाद में और उत्तर प्रत्यक्षवाद में। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस ऐसा समझ लेगा कि आप लोग कि जो प्रत्यक्षवाद होगा ना, उसमें केवल और केवल जो फैक्ट मिलेंगे, जो तथ्य मिलेंगे रिसर्च करने के बाद, उस पर भरोसा कर लेना है। जो सर्वे करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा उस पर भरोसा कर लेना है। ठीक है, और उत्तर प्रत्यक्षवाद में हम अपने अनुभव लगा देंगे और लोगों की विचारधारा से उनके विश्लेषण को लगा देंगे। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। लिखा है, प्रत्यक्षवाद वह दृष्टिकोण है जिसमें सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह देखा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्यक्षवाद को और क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद को प्राकृतिक विज्ञान की तरह देखा जाता है, ध्यान रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि समाज का अध्ययन उन्हीं तरीकों से किया जा सकता है जैसे प्राकृतिक घटनाओं का करते हैं, मतलब कि साइंटिफिक तरीके से। जैसे साइंस में सर्वे होते हैं वैसे ही समाज में सर्वे होंगे। ठीक है, क्वेश्चनार, प्रश्नावली प्रणाली का यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो जैसे प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वैसे ही प्रत्यक्षवाद का भी अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं की तरह ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह शोध का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि समाज और उसके नियम भौतिक विज्ञान की तरह हैं। एक एक वर्ड को पकड़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक है, क्या लिखा है, शोध का ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि समाज और उसके नियम भौतिक विज्ञान की तरह हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल होता है ना, फिजिकल नॉलेज, वैसे ही जो समाज है वो भी एक फिजिकल ही है।
आप आगे पढ़ेंगे तो इमानुएल दुर्कीम के अनुसार क्या बोला गया था कि जो समाज है ना वह मनुष्य के अंगों की तरह होता है, ठीक है। उसी के जो मनुष्य के अंगों के भाग होते हैं उसी तरीके से समाज के अन्य संस्थाएं काम करती हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी उसी तरीके से कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए, लिखा है केवल उन्हीं तथ्यों को सच माना जा सकता है जिन्हें मापा या देखा जा सकता है। मतलब कि जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जिनका अनुभव हम कर रहे हैं, उन्हें हम नहीं रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जिनका अनुभव हम कर रहे हैं, हमको पता है लेकिन हम उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रत्यक्षवाद में नहीं आएगा। हमारे अनुभव यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। हमारे अनुभव कहाँ लगेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, उत्तर प्रत्यक्षवाद में, ठीक है। तो शोधकर्ता पूर्णतः निष्पक्ष रहेगा। जो सामने फैक्ट आएगा, ठीक है, सर्वे करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा बस उसी पर विश्वास करने ला है आँख मूंद करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्षवाद का अर्थ, तो अगस्त काम्टे के नाम ले गया, तो प्रत्यक्षवाद के जनक ही अगस्त काम्टे को कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था, अगस्त काम्टे ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा विकसित किया गया है, अगस्त काम्टे के द्वारा। चलिए, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से सत्य और निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त करना है। सत्य ढूंढना है और निष्पक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, प्रत्यक्षवाद के प्रमुख सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पहला अपना वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। तो वैज्ञानिक पद्धति में सीधा सा यही पढ़ना है हमको कि जिस भी क्षेत्र पर, जैसे शहरी क्षेत्र पर हमने अवलोकन किया था, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो शहरी क्षेत्र में हम बेरोजगारी की समस्या पर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना है, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करनी है और फिर उसके बाद अवलोकन, सर्वे स्टार्ट करना है। बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाना है कि 4 लोगों को बुला लिया, ठीक है, अलग अलग जगह से बोल दिया कि ये चारों लोग इसी गांव से हैं तो ये सब कुछ बता देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पूरी लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी है, उनसे व्यक्तिगत तौर से मिलना है और फिर उनके फैक्ट्स को चेक करना है, क्वालिफिकेशन को चेक करना है और फिर जा कर के क्या करना है, मापन करके उनके बेरोजगारी के स्तर को मापना है और फिर लास्ट में परिणाम निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर होगा, प्रत्यक्ष अवलोकन मापन करना है। चलिए आगे लिखा हुआ है उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। तो मैंने बताया ना कि इसका उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। या मैंने बताया कि अपना जो राय होगा खुद का, है ना, मतलब जो अनुसंधान करता या फिर शोध करता होगा उसकी पर्सनल राय, पर्सनल ओपिनियन, उसकी व्यक्तिगत भावनाएं इस निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो भावनात्मक ना हो जाए, वो और उनकी भावना पे ना आ जाए, या फिर वो कोई भी आकर के बोल दिया जाएगा कि अरे नहीं, हम तो काम करते हैं, बस परमानेंट काम नहीं करते हैं, डेली वेजेस वाले हैं, तो इसके बेसिस पर उसको रिजल्ट नहीं बनाने हैं, उसकी बात नहीं सुननी है, उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही हमें ये डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सत्यापन, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन तभी होगा जब निष्कर्ष का परिणाम, जब लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा, ठीक है, और जो परिणाम रहेगा ना उसकी जांच और पुष्टि करने के बाद ही हम सत्यापन करेंगे कि 50% लोग वहाँ के बेरोजगार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिक विश्लेषण। पूरी तरीके से डाटा पर निर्भर रहना है हमें, जो भी डाटा मिलेगा, ठीक है। 10वीं तक कितने लोग पढ़े हैं, 12वीं तक कितने लोग पढ़े हैं, ग्रेजुएशन कितने लोग किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कितने लोग किए हैं, ये डेटा जो निकल करके आएगा उसी के बेसिस पर हमें बेरोजगारी के स्तर का मापन करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम शोध उपागम का मतलब समझ लेते हैं साथियों। शोध उपागम का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो भी अनुसंधान करता है वह किसी भी समस्या को हल करने के लिए, ठीक है ना, मतलब कोई भी समस्या दी गई है उसको हल करने के लिए, या फिर कोई फैक्ट है, तथ्य है, उसका विश्लेषण करने के लिए, और जो निष्कर्ष निकल कर के आएगा, ये सारी चीज़ें किस प्रक्रिया के द्वारा आई हैं, किस शोध की प्रक्रिया के द्वारा आई हैं, ये होता है रिसर्च अप्रोच, शोध उपागम, ठीक है।
एकदम साधारण शब्दों में मैंने बताया है कि मतलब कि जो भी अनुसंधान करता होगा ना, वो क्या करेगा, जो भी समस्या मिली है उसे, उसको हल करने के लिए वो किस प्रक्रिया का यूज़ कर रहा है, ये कहलाता है हमारा शोध का उपागम। तो चलिए आइए, पहले कौन सा प्रक्रिया है प्रत्यक्षवाद में शोध के उपागम की? परीक्षणात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और इसके अंदर क्या लिखा है? वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होगा। मैंने आपको बताया ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर एकदम सटीक और सत्यापन योग्य परिणाम आना चाहिए, जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा, वो एकदम से निष्पक्ष होगा। हमारी पर्सनल जो ओपिनियन होगा और जो भी अनुभव होगा उसके बेस पर नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सर्वेक्षण विधि, आंकड़ों पर आधारित होगा। जैसा मैंने बताया ना पहले ही कि ये विधि का कैसा मेथड है, इसमें सर्वे का यूज़ करना है और उसमें आंकड़े निहित होने चाहिए और उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करके हमको रिजल्ट परिणाम तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मूल्यांकन अनुसंधान। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था वहाँ पर कि मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है? किसी बच्चे के ओवरऑल परिणाम को जांचना, ठीक है। उसके व्यवहार से लेकर के उसके शिक्षा तक के परफॉर्मेंस को चेक करना मूल्यांकन था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मूल्यांकन कैसे करना है? जो इवोल्यूशन रिसर्च है वो कैसे काम करेगा? मान लीजिए कोई कार्यक्रम है या फिर कोई नीति है, ठीक है, नियम कानून है, या फिर कोई परियोजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसका प्रमुख रूप से विश्लेषण कर लेना है बस, ठीक है। कि उसमें कितना डाटा निहित है, वो कितने साल के लिए आया है, और इसका जो अभी तक का संचालन हुआ है वह कितना समाज के लिए हितकारी रहा है, कितना अहित हुआ है समाज का। तो ये होगा उसका मूल्यांकन, ठीक है। विश्लेषण कर लेना है कुल मिला करके, तो ये निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद में अब हमको क्या पढ़ना है? मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया ही हुआ था कि उत्तर प्रत्यक्षवाद में अपनी भावनाओं को रख देना है, लोगों के विचारों को रख देना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको रख देना है, ठीक है। जो फैक्ट आएगा उसके साथ अपनी भावनाएं भी जोड़ सकते हैं और अपने अनुभव भी जोड़ सकते हैं और लोगों के विचारों को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। उत्तर प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद की सीमाओं को स्वीकार करता है। पहली बात मैंने बताया ना कि तत्व शामिल करने हैं, तो प्रत्यक्षवाद इसमें निहित है। और यह मानता है कि सामाजिक विज्ञान की वास्तविकता प्रकृति विज्ञान की तरह सटीक नहीं हो सकती है। देखो पहली बात तो क्या लिखा है कि प्रत्यक्षवाद की जो सीमाएं हैं उनको स्वीकार कर रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर क्या बोला जा रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान की वास्तविकता है वो प्राकृतिक विज्ञान की तरह सटीक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। मतलब कि जो फैक्ट निकल करके आए हैं हम केवल उसी के बेस पर परिणाम घोषित नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमें अपने अनुभव शामिल करने होंगे। मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान जो लिखा हो ना यहाँ पर, उसकी तरह नहीं है ये, हमें यहाँ पर अपने अनुभव ऐड करने ही पड़ेंगे, तब जा करके हमें एक मीनिंगफुल परिणाम मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यह प्रत्यक्षवाद का उन्नत रूप है और यह मानता है कि समाज को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता है। ये देखो, इसलिए तो अपने अनुभव लगाने हैं। निष्पक्षता संभव है, पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि यदि हम ओवरऑल पूरे समाज के एक लोगों से तो मिल नहीं पाएंगे, ये तो वास्तविकता है समाज में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जा कर के एक जो एवरेज निकल कर आता है उसके बेस पर हमें घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन शोधकर्ताओं के अपने विचार और शोध में शामिल, इसको और थोड़ा ट्रैक कर लेता हूँ, ये विचार भी शोध में शामिल हो सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, शामिल कर देना है। दूसरा है समाज को समझने के लिए अनुभव और संदर्भ कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना जरूरी है। ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, अनुभव और संदर्भ कॉन्टेक्स्ट दोनों में हमको फोकस करके फिर जा करके फैक्ट के साथ रिजल्ट की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। उत्तर प्रत्यक्षवाद का अर्थ, इसे कार्ल पॉपर द्वारा विकसित किया गया है। तो नाम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया ना, वहाँ पर प्रत्यक्षवाद में अगस्त काम्टे जी का नाम आएगा
और उत्तर प्रत्यक्षवाद में कार्ल पॉपर का नाम आएगा। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद किसके द्वारा विकसित किया गया है? कार्ल पॉपर के द्वारा। यह एक गुणात्मक, क्वालिटेटिव और मात्रात्मक दोनों तरीकों को मान्यता देता है। देखो, गुणात्मक और मात्रात्मक, तो क्वांटिटेटिव मतलब हो गया कि प्रत्यक्षवाद, और गुणात्मक जो गुण होगा ये किस पर रहेगा? उत्तर प्रत्यक्षवाद पे। तो ये दोनों को लेकर के चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके क्या पढ़ लेते हैं? सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत है हमारा यथार्थता। तो पहला है रियलिटी। तो रियलिटी में क्या होगा? जैसे कि प्रत्यक्षवाद में था ना कि वहाँ पर जो 50% लोग थे बेरोजगार थे। वो बेरोजगार कैसे थे? क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, ठीक है, उनकी बेरोजगारी का, इसलिए वो उनके रोजगार का, इसलिए वो क्या थे? बेरोजगार थे। और उनके द्वारा बोला गया कहीं पर साबित नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? उनकी बोली हुई बातों की वैल्यू है। और जो हम देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं वहाँ पर समाज में जाने के बाद, उसके बेस पर हम रिजल्ट बनाया। तो यथार्थता कुछ और निकली। यथार्थता क्या निकल के आई थी? सच्चाई, रियलिटी ये थी वहाँ की कि वहाँ के लोग जो काम तो करते थे बट वो परमानेंट काम नहीं करते थे। ठीक है, तो वो अर्ध बेरोजगार थे, पूरी तरीके से बेरोजगार नहीं थे, उनके पास कोई ना कोई रोजगार था। ठीक है, तो रियलिटी कुछ और होती है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, समग्रता। नेक्स्ट कौन सा है? समग्रता। तो जैसे कि प्रत्यक्षवाद में क्या था कि वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से एक एक लोगों से मिला जा रहा था, एक एक व्यक्ति से मिला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर समग्रता का अध्ययन करना होता है। मतलब कि व्यक्तियों से मिलेंगे और यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा है तो पूरे समाज का ओवरऑल अध्ययन कर लेना है। ठीक है, 100 में से 10 लोगों को एवरेज मान लेना है और फिर उनका अध्ययन करके पूरे 100 लोगों का अनुमान लगा देना होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक दृष्टिकोण, क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव। तो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव तब विकसित होता है जब हमारे अनुभव उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें गुणात्मकता तब आ जाती है जब वो दृष्टिकोण हमारे अनुभव से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रभावित होगा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समझ और व्याख्या, इंटरप्रिटेशंस। तो ये कैसे विकसित होगा? ये तो हमारे व्यवहार से विकसित होगा, है ना। समझ और व्याख्या कैसे विकसित होगी? हमारे व्यवहार से विकसित होगी, और ये हमारे व्यवहार को ही समझने पर बल देता है। कैसे? मान लीजिए समाज में हम गए हैं, वहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें अनुभव क्या हो रहा है? क्या लोगों के रहन सहन के तरीके से लग रहा है कि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पूरी तरीके से बेरोजगार हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं? लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा तो लग रहा है इनके पास कोई ना कोई काम तो है, भले इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं लेकिन पैसा तो आ रहा है इनके पास, परमानेंट जॉब नहीं है लेकिन पैसा तो आ रहा है इनके पास। तो ये बातें होती हैं, ठीक है ना। तो इसे कि समझ और व्याख्या कैसे विकसित होगी? हमारे व्यवहार से विकसित होगी। हम वहाँ पर जब लोगों से जा कर के क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमारे व्यवहार से ये पता चल जाएगा। चलिए आइए उपागम पढ़ लेते हैं। उपागम का मतलब मैंने ऊपर बताया हुआ है आपको, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। पहला है आलोचनात्मक शोध। तो आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है, पर फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है उसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया जिसको हम पढ़ रहे हैं, आलोचनात्मक शोध, इसमें प्रमुख रूप से समाज के जो संरचनात्मक मुद्दे हैं। अब ये संरचनात्मक मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हो गया जाति भेदभाव, अन्याय, जाति असमानताएं, ठीक है, और शक्ति संरचनाएं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और उन पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की जाती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि समाज में क्या हो रहा है? जाति भेदभाव हो रहा है, तो उसका विश्लेषण करने के लिए उत्तर प्रत्यक्षवाद की आलोचनात्मक विधि का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाति भेदभाव के लिए हम किसी डेटा का यूज़ कर नहीं सकते हैं, वहाँ पर हमें महसूस करना पड़ेगा ये कि वास्तव में होता है कि नहीं होता है। दूसरा, मान लीजिए कि महिलाओं की जो उसमें बेरोजगारी में भागीदारी है या फिर श्रम शक्ति में जो भागीदारी है, उसको महसूस करने के लिए वहाँ पर जाके प्रत्यक्ष रूप से हमें महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आलोचनात्मक शोध। तो इसमें समाज के मौजूदा असमानताओं को क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
गुणात्मक अध्ययन। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हमको किस पर ध्यान देना है? अपने अनुभव, राय और भावनाओं को साथ में रखना है। प्रमुख रूप से यहाँ पर जो गैर संख्यात्मक डेटा होते हैं ना, उस पर अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई विषय है या फिर कोई घटना है, ठीक है, और मान लीजिए कोई समस्या है, तो उसका यदि गहराई से अध्ययन करना होता है तो वहाँ पर गुणात्मक अध्ययन हमको यूज़ में आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसा लिखा हुआ है ना, केस स्टडी, साक्षात्कार और फील्ड वर्क। तो साक्षात्कार में क्या होता है, हम गांव में जाते हैं या फिर किसी शहर में जाते हैं, तो जिनको शिक्षा की समझ नहीं है उनको शिक्षा का महत्व बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक एक लोगों से मिलते हैं, ठीक है, और उनकी सोच में परिवर्तन करने का हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये होता है गुणात्मक अध्ययन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी, मिक्स्ड विधियाँ। ठीक है, मिक्स्ड मेथड। इसमें हम दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्या कर देंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्या कर देंगे साथियों, संयोजन कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि मान लीजिए कहीं पर समग्रता का, हॉलिस्टिक का अध्ययन करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, गुणात्मक भी चाहिए होता है और दूसरा मात्रात्मक, मतलब कि डेटा भी चाहिए और दूसरा हमारे अनुभव भी चाहिए, तो किसी भी समस्या को समझने के लिए। तो ये दोनों को हमको क्या करता है, ये लचीला बनाता है। ये हमारे जो अध्ययन विधि है ना, उसको बहुत लचीला कर देता है, क्योंकि हम उसमें डेटा भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ गुणात्मक रूप से अपनी भावनाओं को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अनुसंधान की विधि है ये मिश्रित विधि, इसमें हम प्रमुख रूप से गुणात्मक और मात्रात्मक, ठीक है, दोनों के डेटा का संग्रह, उनका विश्लेषण और उनकी व्याख्या, ठीक है, इस सब का उपयोग करते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, अनुसंधान बेहतर बन सके। तो चलिए लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से वैज्ञानिक विधियों और मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से किस पर आधारित है, वैज्ञानिक विधियों और मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद समाज की जटिल संदर्भ गुणात्मक पहलुओं पर जोर देता है। ठीक है, मतलब समाज की ऐसी इकाइयाँ जहाँ पर जाति, भेदभाव, लिंग असमानता या फिर किसी भी तरह की असमानता हो, अन्याय हो रहा हो, उसमें अप्रत्यक्षवाद काम करता है। ठीक है, और जहाँ पर केवल और केवल डाटा का यूज़ होता है मात्रात्मक रूप से, वहाँ पर प्रत्यक्षवाद का यूज़ होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है हमारा एंड में, वो है शोध की प्रक्रिया, ठीक है, प्रकार। तो इसको हम अलग से पढ़ लेंगे, एक छोटा सा वीडियो में 5 मिनट या 6 मिनट का ला दूंगा, वहाँ पर हम उसकी प्रक्रिया पढ़ लेंगे, प्रकार पढ़ लेंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल ही निसंकोच हो करके कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना कंजूसी किसी काम की नहीं है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप बता दीजिए, मैं उस पर काम करूँगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए होता है ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।